हमारा इदारा जो है वो दुनिया की दूसरी कंपनीज़ के साथ कारोबार करता है, जिसमें यूरोप से भी हमारी फैक्ट्री में लोग आते हैं। 2 स्टेप के ऊपर सहूलियात पेडमिक प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियलिस्ट को। ये बहुत रेयर है। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल जो है वो एल्युमिनियम है। मेटलर्जी ग्रेड बॉक्साइट अगर पाकिस्तान में मिल जाए तो उसकी बेशुमार दुनिया के अंदर डिमांड है। खाली गिनी ने इस साल जो बॉक्साइट एक्सपोर्ट की है दुनिया को, वो 8.6 बिलियन डॉलर्स की है। उड़ान पाकिस्तान प्लान गवर्नमेंट ने बनाया, उसमें माइनिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट को सबसे पहले ये रेगुलेटरी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हमारे मुल्क में, उसको डेफिनेटली कंप्लाई करना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एक कंपनी कोई एक अच्छी चीज़ बनाती है और उसके बाद कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है कि जो उसकी कॉपी को रोक ले। अच्छा, ओवर बिलिंग होती है आप लोगों को भी और लाइट जाती है आप लोगों की भी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एएमआर मीटर मैंने इंट्रोड्यूस करवाए, वो वहाँ पे लगे हुए हैं। सारा ऑनलाइन सिस्टम है। आपका रनिंग लोड जो है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़, वॉइस ऑफ बिज़नेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। अनदर एपिसोड जिसमें हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद होते हैं, उनका रोल क्या है किसी भी इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए और इसके अलावा उनकी सेल्फ जर्नी क्या है पाकिस्तान के अंदर जीडीपी ग्रोथ को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो कि वो क्रिएट करते हैं नए आने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि सीईओ प्राइम एल्यूमीनियम, हमारे साथ मौजूद है ज़ियाउल्लाह खान साहब। उनको आज के पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। उनसे बहुत मज़ेदार किस्म की बातें होंगी और उनके तजुर्बे से हम सब मिलकर फ़ायदा भी उठाएँगे। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट, कैसे हैं आप? ये ये बताइए कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है आज ये पेंडेमिक के ज़रिए तमाम जो ये एक, क्योंकि सबसे मेन बात ये है कि जो सही इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक तरीके से वो हमारे व्यूअर्स को समझा सकता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेहतर की जा सकती हैं एंड प्लस योर रोल। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा आपने क्या एजुकेशन, किस तरीके से करियर और फिर एल्यूमीनियम फ़ील्ड के अंदर आप आए, इसका फ्यूचर क्या है? मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में बताएँ। जी, मेरा नाम ज़िया खान है और I am in business from last 35 years. I started my journey in 1986. This is my second generation. My father was in glass business और फिर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के बाद 2007 में हमने सोचा कि कोई इंडस्ट्री लगाई जाए। राइट। तो उसमें फिर उस ज़माने की हुकूमत ने लाहौर चैम्बर के तमाम मेंबर्स को ये शेयर किया अपना आइडिया कि वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो बना रहे हैं लाहौर के करीब, हुँ। और इसमें लोगों को आके पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उस वक़्त रासुल खैमा भी दुबई में एक इंडस्ट्रियल स्टेट था, वो मैंने देखा हुआ था। और जब इस इंडस्ट्रियल स्टेट का हमने दौरा किया तो वो बहुत ही प्रॉमिसिंग था, और इसीलिए आप देखते हैं कि आज भी जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, हुँ। वो पिडमिक का फ्लैगशिप एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है। है। हाँ। और क्योंकि हमारा इदारा जो है वो दुनिया की दूसरी कंपनीज़ के साथ कारोबार करता है, जिसमें यूरोप से भी हमारी फैक्ट्री में हुँ। लोग आते हैं। और हमारा जो सप्लायर है दुबई से एल्युमिनियम, हम उनसे मंगवाते हैं। राइट। तो इसमें एज़ ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, बल्कि अगर देखा जाए तो मैंने गदून इंडस्ट्रियल स्टेट भी देखी हुई है, और उसके अलावा नूरियाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में 1990 के अंदर वहाँ पे मेरा था कारोबार के सिलसिले में मैं जाता था। लेकिन ये जो पेंडेमिक के ज़रिए तमाम ये इंडस्ट्रियल स्टेट का आइडिया आया, और जिस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला एज़ ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, 3 साल मैंने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट सर्व किया। में सर्व किया। एंड आई वाज़ आल्सो द कन्वीनियर ऑफ द इलेक्ट्रिकल कमिटी। तो ओके। इसमें जो डोर स्टेप के ऊपर सहूलियात पेंडेमिक प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियलिस्ट को, ये बहुत रेयर है। बल्कि मैं कहूँगा कि ये एक हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए एक एग्जाम्पलरी इंडस्ट्रियल स्टेट है, कि जहाँ पे आप देखते हैं कि कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर दी इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अवेलेबल। तो उसके अलावा पेडमिक के बाकी भी जो आप देखें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें प्रोजेक्ट्स। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पार्क स्टेट। है, उसके अलावा मुल्तान में है। तो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ेम्पलरी इंडस्ट्रियल स्टेट बन चुकी हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक। और ख़ासकर जो हुकूमत पंजाब है,
अब आप देखें कि जिस तरह से शहबाज साहब ने एक इनिशिएटिव लिया और एयरपोर्ट से और सीधा सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट तक के लिए एक पूरा आप देखेंगे रिंग रोड है। रोड मैप बना तो दिया। कुछ भी हालात हो, मसलन एक टाइम ऐसा भी था पाकिस्तान के अंदर के बाहर से जो फॉरेन बायर होते हैं वो रिलक्टेंट होते थे पाकिस्तान आने में, लेकिन फिर उन्हें एक रूट समझाया गया कि भाई आप दुबई से सुबह आएँ राइट, और फिर आप सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट आएँ। सीधा तो जब वो वापस जाते हैं और एयरपोर्ट में हम उन्हें छोड़ते हैं कि हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? तो कहते हैं इट वाज़ बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन बिकॉज़ वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दैट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि लाहौर तो खूबसूरत है ही है, लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से इसकी ओवरऑल मैनेजमेंट की गई है और जिस तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और उसमें ख़ासकर जो हमारी एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उसका इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है कि अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए होती है इंडस्ट्रियलिस्ट को, और उसके अलावा उन्हें बिल्कुल कोई रेड जिसमें कहते हैं टेपिज्म अवेल नहीं है यहाँ पे हुँ। आसानी से। और ये सब आई थिंक इंडस्ट्रियलिस्ट की मेहनत से ही है, सबकी इकट्ठी काविश से ही है कि एक इंडिविजुअल बॉडी बनी तो है, लेकिन वो आप सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और उसको बेहतर जी, बना रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने जो हुँ, सबसे बड़ा इसमें एक अहम जो चेंज लेकर आए थे, वो ये था कि उन्होंने इसका बोर्ड बना दिया हुँ। और उस बोर्ड में सिर्फ वही इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल होते हैं जिनके अपने यूनिट्स वहाँ पे काम इंडस्ट्रीज़ हैं, कर रहे यस, होते हैं। हाँ, बिल्कुल तो ठीक। इसलिए क्योंकि वो कम्युनिटी खुद उसको रन कर रही है और उसमें अप्रोचेबल होते हैं बोर्ड उसमें मेंबर्स अपने भी स्टेक्स हैं ना। और उनके अपने स्टेक है, और हुँ, सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें जो स्टाफ भी काम कर रहा होता है उन्हें पता होता है कि ये क्योंकि बोर्ड में इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं हुँ। और ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं मैनेजमेंट के, तो इस वजह से भी जो है वो एक रिजल्ट बहुत तो बेहतर है। सर मैं आपसे ये जो प्राइम एल्यूमीनियम है और आपने बोला कि कैसे फादर के ग्लास के बिजनेस को एक नई इंडस्ट्री के रूप में एल्यूमीनियम में लेकर आए। मैं स्पेसिफिकली इसमें बात करूंगी कि एल्यूमीनियम का फ्यूचर विद इन पाकिस्तान और इंटरनेशनल इसकी क्या डिमांड है। पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी एक्सपर्टीज़ है एल्यूमीनियम के शोबे में, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट, तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे हमारे व्यूअर्स को। देखिए एल्युमिनियम जो है ना, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल जो है वो एल्युमिनियम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक अनटैप एरिया है पाकिस्तान में, क्योंकि एल्युमिनियम की जो ओर है दैट इज़ बॉक्साइट। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी रिसेंटली मौका मिला एसआईएफसी में जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मिलने का, और उसमें मैंने उनको ये चीज़ डिस्कस की। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से एसआईएफसी इसके ऊपर काम कर रही है, आपने देखा है कि रिमोट सेंसिंग के ज़रिए अगर बड़े तरीके से जियोलॉजिकल सर्वे हों और मेटलर्जी ग्रेड बॉक्साइट अगर पाकिस्तान में मिल जाए, तो उसकी बेशुमार दुनिया के अंदर डिमांड है। डिमांड है। राइट। खाली गिनी ने इस साल जो बॉक्साइट एक्सपोर्ट की है दुनिया को, वो $8.6 बिलियन की है। ओह। ओनली ओनली बॉक्साइट। और उसमें क्योंकि मैं इस फील्ड में 20 साल से हूँ, मैं दुनिया में जो लोग स्मेल्टर्स जहाँ पे लगे हुए हैं, तो उसमें उनकी जो रॉ मटेरियल है वो ऑब्वियसली बॉक्साइट है, और उनको एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है और हर। पाकिस्तान में इसके जो आप कह रहे हैं कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है, पाकिस्तान में जो इसके ज़खायर हैं, उस बारे में मैं चाहूँगी कि आप बताएँ देखिए प्लीज़? अभी कुछ ज़खायर जो है पाकिस्तान में रिसेंटली, क्योंकि देखिए अभी जो ये उड़ान पाकिस्तान प्लान गवर्नमेंट ने हुँ। बनाया है, उसमें माइनिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और उसमें ज़ाहिरी बात है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को वो रिवाइज़ किया जा रहा है ताकि लोगों की एक्सेस हो सके। और सेकेंडली ये है कि उसमें जो माइनिंग का शोबा है, उसमें इस थोड़ी-सी एफ़र्ट से ये हुआ है कि कुछ स्मॉल स्केल तो बॉक्साइट के ज़खायर मिले हैं। उसमें से कुछ जो एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं वो शेयर भी हुई हैं, लेकिन वो कमर्शियली अभी इतने वायबल नहीं है लार्ज स्केल के ऊपर। लेकिन क्योंकि बॉक्साइट अवेलेबल है पाकिस्तान में राइट। और उसको एक्सटेंसिवली कभी उसके ऊपर काम नहीं किया गया, अब हुकूमत ने इसके ऊपर काम काम करना करना शुरू शुरू की है। कर दिया, तो यस। इंशाल्लाह हम काफ़ी पुरुमीद हैं कि मेटलर्जी ग्रेड बॉक्साइट भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए मिलेगा। आप बता रहे हैं कि वो अच्छा एक मैसिव लेवल पे जियोलॉजिकल सर्वे करवाए जाएँ ताकि मज़ीद हमें क्लियर चीज़ों का पता चल सके, एक वाइडर पिक्चर आ जाए। ताकि ज़्यादा पाकिस्तान को अगर हमने कहते हैं कि हमने तरक्की की राह पर गामज़न करना है, उसमें गवर्नमेंट एंड प्लस द मैन्युफैक्चरर्स, द इंडस्ट्रियलिस्ट, इनका एक साथ लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो
इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में, हर गवर्नमेंट कहती है कि हम बाहर के लोगों को यहाँ पर लेकर आएंगे, जैसे SIFC भी है, उड़ान पाकिस्तान भी है। इसके अलावा हर इंडिविजुअल लेवल पे कोशिश की जाती है कि फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान के अंदर लेकर आया जाए। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी क्या चीज़ें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बनाई हैं, ताकि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर भी ये सुन रहा है, एक बिजनेसमैन, तो उसको लगे कि पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई हैं कि हम वहाँ जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, किसी भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और व्हेन वी टॉक अबाउट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, तो उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राइट। सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हुँ। एनर्जी, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड। काफ़ी पिलर्स हैं जिनके ऊपर सब स्टैंड करता सब है। क्योंकि देखिए, जब भी आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, देखिए सऊदी गवर्नमेंट से वफद आया है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी चाइना गए हैं, बेशुमार MOUs साइन हुए हैं। एक जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, उसका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, और हमारे वज़ीर आज़म की और SAFC की और हमारे चीफ बल्कि की कोशिश है ना। कोशिशों से। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे इंडस्ट्रीज़ को और हमारी पूरी कौम को समझना चाहिए कि हम हर एक की ज़िम्मेदारी है कि हमने अपनी अगर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, तो हर एक ने अपना हिस्सा डालना है इसके अंदर। और हमने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि कोई बाहर से आके जो है वो इन्वेस्टमेंट करे, हुँ, तो तब हमारी इकोनॉमी बेहतर बेहतर हो। होगी, यस। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब बाहर से कोई आता है, मसलन चाइनीज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको जब सिक्योरिटी के इश्यूज़ नज़र आते हैं, तो वो थोड़ा-सा रिलक्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं। अभी रिसेंटली मेरी SAFC में जब मीटिंग हुई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के कि एक कंपनी ने, पाकिस्तान में कोई स्मेल्टर नहीं है एल्युमिनियम बनाने के लिए। ओके। तो क्योंकि हबको पावर प्लांट जो है हमारा, उसके अंदर 1200 मेगावाट एनर्जी अवेलेबल है। अगर कोई इस तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है जो स्मेल्टर लगाती है, तो उसमें उनके कुछ कंसर्न होते हैं कि जी एनर्जी महंगी है। तो उनको हम ये पिच कर सकते हैं, भी एनर्जी अगर थोड़ी बहुत महंगी भी है, तो आप ये देखें कि ये आपके लिए एक इंटेलेक्चुअल किस्म की एक बिल्कुल यूनिक अपॉर्च्युनिटी है। अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान में कोई स्मेल्टर है ही नहीं। है ही नहीं। और जब देयर इज़ नो पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन। देयर विल बी नो कंपटीशन। सेकेंडली, कि पाकिस्तान में एक ह्यूज डिमांड है एल्युमिनियम की, क्योंकि आप देखें, आपकी जो फ्यूचर की EV जितनी भी प्रोडक्शन है, उसमें एल्युमिनियम यूज़ होगा, एविएशन में एल्युमिनियम यूज़ होगा, आपकी कंस्ट्रक्शन में एल्युमिनियम यूज़ एल्यूमीनियम, होगा। यस, हाँ। तो आपकी सोलर जितनी भी मतलब इंडस्ट्री है, उसमें जो है एल्यूमीनियम। वो आपका एल्युमिनियम यूज़ होगा। और सबसे ज़्यादा आपका एल्युमिनियम जो है, वो आपका एनर्जी सेक्टर में यूज़ हो रहा है, चाहे आपकी वो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, हुँ, चाहे आपकी अदर वायर्स हैं, वो सारा जो एल्यूमीनियम वो यूज़ कर। एल्युमिनियम की ह्यूज डिमांड है उसके अंदर। तो उसमें इस तरह से उनको हम जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं कि ठीक है, अगर आपको हमारे मुल्क में थोड़ी-सी एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, लेकिन आप देखें, एक तो डिमांड कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। हुँ, हुँ। सेकेंडली, कि देयर विल बी नो कॉम्पिटिशन। और हुकूमत उनको बहुत ज़्यादा इस तरह से इंसेंटिवाइज़ कर सकती है कि ठीक है, जो इम्पोर्ट होगा उसके ऊपर बिल्कुल जैसे अमेरिका ने किया है कि चाइना की एक्सपोर्ट के ऊपर उन्होंने टैरिफ लग। 50% टैरिफ लगा दी है। यस, हाँ। तो इसलिए एल्युमिनियम मेटल जो है काफ़ी फ्यूचर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट और प्रीशियस मेटल बनने जा रहा है। तो और मैं समझता हूँ कि अच्छा, हुकूमत अब पाकिस्तान इस जैसे पे जो काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है, जो आप जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं और इसके अलावा और भी तो बाकी हैं। अब कितना हेल्दी कंपटीशन है एल्यूमीनियम एक पूरे सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। लेट्स सपोज कोई एक इंसान एल्यूमीनियम के अंदर, बिजनेस के अंदर एंटर होना चाह रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि इसका आगे चल के बहुत अच्छा फ्यूचर है और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। हर कोई कोशिश करता है ना फॉर द बेटर फ्यूचर, या अपने आप को तरक्की करता हुआ देखने के लिए। अगर आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें स्टेप बाय स्टेप इन अ क्विक वे, कि किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर आया जा सकता है और कितना हेल्दी कंपटीशन है और किस तरीके से आसानियाँ भी हैं, हार्डशिप्स क्या हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में? इसमें देखें, ये 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है ना। अगर आप GDP की बात करते हैं, हुँ, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसका ज़्यादा रोल है। राइट। और उसके लिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए। सेकेंडली, जो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा लैकिंग है हमारी, अब मैं अपने मैन्युफैक्चरर्स को ही कहूँगा ये, कि हमारे यहाँ जो लैकिंग है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया जाता। ओके। ये गवर्नमेंट को सबसे पहले ये रेगुलेटरी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हमारे मुल्क में, उसको डेफिनिटली कंप्लाई करना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, यस। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब
आपके पास बायर आता है और आप उसको पिच करते हैं अपनी प्रोडक्ट को, तो उसका अगर ऑलरेडी हमारे मुल्क में कल्चर हो कि जो चीज़ भी हम मेड इन पाकिस्तान बना रहे हैं हुँ। वो एक स्टैंडर्ड के ऊपर है, उसकी पूरी तो वो बड़ा ईज़ी सर्टिफ़िकेशन होता है। बट हाँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इसका रिवर्स है। यानी एक कंपनी कोई एक अच्छी चीज़ बनाती है और उसके बाद कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है कि जो उसकी कॉपी को रोक ले, हाँ। या दूसरा जो मैन्युफैक्चरर्स उसको कॉपी करके लो लो ग्रेड मटीरियल में है में और हाँ, लो लो ग्रेड मटेरियल में के साथ बना रहा है, क्योंकि उसको कोई सर्टिफिकेशन लेने की पाबंदी नहीं है, नहीं है तो लिहाजा वो भी अपना मार्केट ओके। में माल ले ये आता कितना है। बेसिक एक है जिसकी वजह से मतलब दिस इज़ टू बेसिक फॉर एनी काइंड ऑफ अ बिज़नेस कि आपका प्रॉपर सर्टिफ़िकेशन हो, आप इंटरनेशनल को छोड़ें, आप यहाँ पे क्राइटेरिया बना दें कि भई आप इसको मीट करें 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह ग्रेजुअली तरक्की होती तो ये किसी भी गवर्नमेंट जैसे आप एसआईएफसी के साथ हैं, उड़ान पाकिस्तान के साथ हैं, सो हैव यू एवर पिच्ड दिस आइडिया कि भई इस पर काम बहुत अशद ज़रूरत है, होना चाहिए? जी, जी, बिल्कुल, मेरी एहसन इकबाल साहब से काफ़ी 2-3 मरतबा बात हुई है, बल्कि एक पेंडेमिक की जो हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं और जितनी अदर हमारी एसोसिएशन हैं, उसके लिए हमने उड़ान पाकिस्तान के हवाले से एक सेमिनार भी लाहौर में मुनक्किद किया था, जिसमें राइट। फेडरल मिनिस्टर हमारे एहसन इकबाल साहब तशरीफ़ लेकर आए थे, और उसमें हमने बड़ा एक्सटेंसिवली एंड उसके ऊपर उनसे ये चीज़ डिस्कस की, और ऑलरेडी इट इज़ इन द फ्रेमवर्क ऑफ 5 ईज़ कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है और ज़ाहिर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर जो भी आएंगे या फॉरेन अगर हम अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे तो हमें पता होगा कि हम उनके क्राइटेरिया को मीट करते हैं और ये लेकिन बैक टू दैट कि अगर कोई इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना चाह रहा है आपने कहा लार्ज स्केल में अगर इंडस्ट्री होगी तो वो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा है एनवायरनमेंट ज़्यादा बेहतर है आपस में इंडस्ट्रीज में क्या हेल्दी कंपटीशन है और गवर्नमेंट आपको किस तरीके से फैसिलिटेट करती है टू बेटर ग्रो देखें, हुकूमत की तरफ से तो अभी बजट के अंदर हमने काफ़ी हाईएस्ट लेवल के ऊपर प्रपोजल दी। फेडरेशन ने भी लिख के भेजा कि ये जो एल्युमिनियम का रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, इसके ऊपर से 10% रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म कर खत्म दिया जाए, किया जाए राइट जिसमें हमने काफ़ी फेडरेशन ने भी हमारी एसोसिएशन को लेटर दिए, और हमने वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी भिजवाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो सकी, जबकि हुकूमत ने ये अनाउंस किया था कि जो भी रॉ मटेरियल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं होगी। सेकेंडली, अब जैसे हमारा इदारा है, हम देखते हैं, ट्रैवल करते हैं कि क्या इनोवेटिव चीज़ें लेके आई जाएँ। तो हमने अभी रिसेंटली थर्मल ब्रेक विंडो सिस्टम पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, कि जो कि एनर्जी एफिशिएंट विंडोज़ हैं, ओके और उससे ये होगा कि अगर आप अपने घर में, अपने दफ्तरों में, अपनी बिल्डिंग्स में थर्मल ब्रेक सिस्टम लगाएंगे, तो उससे 30% तक जो आपकी एनर्जी कंजम्पशन है कम हो वो जाएगी कम हो जाएगी। ओके और उसमें देखें, जो ये हमारे मुल्क में आईपीपीज़ का जो क्राइसिस आया था, हम्म तो उसमें क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल कमेटी को हेड किया सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की, तो मैंने राइट 3 साल इसमें काम किया कि 120 मेगावाट की हमारे पास वहाँ पर अवेलेबिलिटी थी, और उसके बाद जो नए कनेक्शन आते थे तो उसके लिए उन्हें कह दिया जाता था कि जी हमारे पास जितना अवेलेबल है लेस्को से हम ऑलरेडी दे चुके हैं। दे चुके तो हैं फिर हमने उसकी लोड स्टडी करवाई, और फिर हमने देखा कि जो रनिंग लोड है और जो इंस्टॉल लोड है उसमें तो एक बहुत बड़ा गैप है। गैप है हाँ तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो कानूनी नहीं है, जो उन्होंने कहा अब हम आगे दे नहीं सकते। राइट लेकिन क्योंकि हमारा बोर्ड इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता था, बोर्ड ने डिसीजन लिया कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारी इंडस्ट्रियाँ चलें, और अब फिर हमने जो भी इंडस्ट्रियाँ नहीं लगती थी उन्हें रात के टाइम 12 घंटे का लोड हम दे देते थे, ताकि उनका ओके डिले ना हो। देखें, जो प्रैक्टिकली सीईओज होते हैं कंपनीज के, उनके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस होता है होता है कि फर्स्ट एग्जैक्टली डे कोई भी इंडस्ट्री 100% प्रोडक्शन पे नहीं जाती। नहीं जाते इट यू रिक्वायर्स 3 to 5 years टू रीच टू द मैक्सिमम कैपेसिटी लेवल। हम्म तो शुरू में क्योंकि उन तमाम इदारों के पास इतना था कि वो उसको मैनेज कर रहे थे मैनेज कर सकते थे, कंज्यूम भी कर सकते थे। और आपने देखा होगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट जो कंट्रीब्यूटर ऑफ लेस्को है वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, हम्म क्योंकि उसके तमाम जो बिल्स हैं हम्म वो इन टाइम देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, और इन टाइम वो बिल जो हैं वो लेस्को को वो पे पे करते होते हैं क्लियर हैं। तो करते हैं इसमें जो उस वक्त हुकूमत अच्छा का, ओवर बिलिंग होती है आप लोगों को भी और लाइट जाती है आप लोगों की भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एएमआर मीटर मैंने इंट्रोड्यूस करवाए, वो वहाँ पे लगे हुए हैं, सारा ऑनलाइन सिस्टम है।
आपका रनिंग लोड जो है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होता है, और उसके अलावा प्रॉपर वहाँ पे 72 आवर्स के अंदर आपको बिजली का कनेक्शन भी मिल जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब मियाँ नुमान साहब तशरीफ़ लेकर आए सुन्नत इंडस्ट्रियल स्टेट में, जब वो लेस्को के चीफ थे, तो उस वक़्त हमने उनसे शेयर किया कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट जो है यहाँ पे 1.5% सिर्फ जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो वेस्टेज है, और ओके, वो और बड़ा उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। अप्रिशिएट किया जी, था और बहुत। इसी तरह मैं आपको बताऊँ, जब आईपीपीज़ के हुआ तो उसमें मुझे इत्तेफ़ाक हुआ इसको स्टडी करने का, तो जब गवर्नमेंट ने टास्क फ़ोर्स बना के कंसल्टेंट्स को कहा कि आप बताएँ कि फ्यूचरिस्टिक डिमांड क्या होगी हमारे मुल्क की। हुँ, तो उन्होंने एज़ पर वो जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ा होता है, हुँ, तो एज़ पर बुक उन्होंने देखा कि पर कैपिटा जो कंज़म्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो अमेरिका में कितनी है और उसके अगेंस्ट इंडिया में कितनी है। इतनी है, तो ओके। उन्होंने जब देखा कि अगर इंडिया के अंदर अभी जो है वो 80,000 1 लाख कुछ हज़ार मेगावाट थी, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन फ्यूचर में 80,000 मेगावाट हो जाएगी, और उस वक़्त उन्होंने जो था वो 45,000 मेगावाट की फिज़िबिलिटी बना के दे दी कि जी दिस इज़ अवर रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर, विदाउट रियलाइज़िंग कि पाकिस्तान के अंदर फ्यूचरिस्टिक डिमांड को देखने के लिए आपने हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना है देखना है, कि यस। यहाँ पे जो कंज़म्पशन है हाँ, वो किस तरह से होगी, क्योंकि जो आपकी मेजर कंज़म्पशन हो रही थी, वो मोस्टली आपकी हाउसिंग में हो रही थी, और उसको भी अब स्टडी कर लिया गया है कि अगर आप एनर्जी एफिशिएंट विंडोज़ यूज़ करना शुरू कर दें, राइट, और एयर कंडीशनिंग के जो आपके लोड हैं, इनको आप अच्छे एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग मटेरियल्स यूज़ करना यूज़ शुरू करना कर दें, शुरू कर दें। तो उससे जो हमारा एग्जिस्टिंग एनर्जी अवेलेबल है, हाँ, अभी भी कंज़म्पशन कम 42,000 हो जाएगा। मेगावाट हमारे पास अवेलेबल है, हाँ, और मैक्सिमम हमारी जो गर्मियों में पीक टाइम पे यूज़ होती है वो 26,000 मेगावाट होती है। तो इस तरह से हम अपने जो बहुत ही प्रीशियस हमारा जो समझें कि कैपिटल है, उसको हम अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल को कर बनाने में सकते हैं। इस्तेमाल कर लेकिन सकते हैं। वो यही बात है ना कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। यहाँ पर यही तो मसला है, लाइन लॉसेस का कह के हम पे पता नहीं कौन-कौन से टैक्स लगा देते हैं और फिर लोड शेडिंग अलग है। बट द थिंग इज़ कि आप जो एनर्जी कंज़प्शन कम हो सकती है, जैसे विंडोज़ की आप बात करते हैं, मैं चाहूँगी कि उसको थोड़ा-सा एलैबोरेट करें कि अब आने वाले एक नेक्स्ट 10 इयर्स में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जिसकी जिसकी एल्यूमीनियम की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो एनर्जी कंज़प्शन की आप बात कर रहे थे उसको ज़रा ब्रेक डाउन करके, अब जैसे आई थिंक जो ये रियल एस्टेट का जो डेवलपिंग का जो सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का, उसके अंदर भी एल्युमिनियम यूज़ हो रहा है, फिर उसके अलावा बाकी सेक्टर्स में भी। तो किस सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है एल्युमिनियम की? देखिए, पाकिस्तान में तो जो मेजर डिमांड है एल्यूमीनियम की, वो केबल सेक्टर में है। केबल राइट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओके, एल्यूमीनियम कंज़्यूम करती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अभी जो हमारे एग्ज़िस्टिंग जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसमें इस वक़्त एल्यूमीनियम की काफ़ी कंज़म्पशन है। अब तो बाकायदा छतें उसकी तैयार हो रही हैं। जी, क्योंकि अभी देखें वर्टिकल स्ट्रक्चर का दौर आ गया हुआ है। तो जब आप हाई राइज़ बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है, उसका ये ख़्याल होता है कि अगर वो वॉल्स बनाएगा, हुँ, तो उसका जो स्लैब के ऊपर लोड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हुँ, जिससे उसकी स्लैब की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उसमें और वॉल्स को कंक्रीट वॉल्स बनाने में या ब्रिक वॉल बनाने में टाइम भी बहुत कंज़्यूम होता है। तो अगर आप विंडोज़ लगाते हैं और आप कर्टन वॉल सिस्टम लगाते हैं हुँ, अपनी बिल्डिंग के अंदर, तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव इस तरह से हो जाता है कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर जब बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है, तो उस टावर के अंदर जो उसकी स्टील को बहुत ज़्यादा वो रिड्यूस कर लेता है बाय यूजिंग कर्टन एल्युमिनियम, वॉल्स। ओके, और उसमें फिर ये है कि आपको विज़न बहुत ज़रूरी है। आर्किटेक्ट ने जो अपना फ़साड जो है उसने विजुअलाइज़ किया होता है, तो हुँ, उसमें उसने आउटसाइड स्काई को भी दिखाना होता है। दिखाना है। उसके लिए दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन हुँ, फॉर द हाई राइज़ बिल्डिंग। और आजकल आप देखें कि घरों के अंदर भी और जो है पायदारी भी उतनी अच्छी होती है इसकी। जी एल्यूमीनियम जो है ये तो लाइफ लॉन्ग है। अगर एक दफ़ा आपने एनोडाइज़ एल्यूमीनियम की विंडो अपने इंस्टॉल घर कर में ली। लगा ली, तो वो फिर आपकी फॉर लाइफ है, वो कभी भी मतलब और
मेंटेनेंस फ्री होती है, वो फॉर लाइफ है वो वेरी गारंटी नाइस, होती है। वेरी नाइस, जी। बिल्कुल ठीक है। मतलब ये प्रोलॉन्ग है बाकी एज़ कंपेयर टू जो मटीरियल्स हम यूज़ करते हैं, तो आगे जी, आने वाले इसमें टाइम डिपेंड में करता है आपका, मसलन अगर आप पाउडर कोटिंग एल्यूमीनियम यूज़ कर रहे हैं, तो हुँ, उसकी फिर जो पाउडर कोटिंग बनाने वाली कंपनी है, वो गारंटी करती है कि ये कौन-सी आपने प्रोडक्ट ली है, 5 साल वाली ली है, तो 5 साल की उसकी फिनिश की गारंटी होगी। ओके, अगर आपने उससे महँगा पाउडर यूज़ किया है, तो 10 साल की होगी। वो एल्यूमीनियम मैन्युफैक्चरर उसकी गारंटी नहीं देता, वो पाउडर कोटिंग कंपनी देती है। ठीक जो है। एनोडाइज़्ड एल्यूमीनियम होता है, उसकी गारंटी एल्यूमीनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देती है, क्योंकि जब आप एनोडाइज़्ड एल्यूमीनियम जो आप हुँ, लेते हैं, वो इंडिजिनस होता है उसी एल्यूमीनियम प्रोफाइल के साथ, क्योंकि वो डेपोज़िशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेयर उसके ऊपर हो जाती है अच्छा एल्यूमीनियम अगर के ऊपर। अगर कोई अभी कंस्ट्रक्शन अपना घर बना रहा है या हाई राइज़ बिल्डिंग बन रही है या प्लाज़ा बन रहा है, कुछ भी, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एल्यूमीनियम के कौन से जैसे आप पाउडर कह रहे हैं कि उसकी कौन-सी क्वालिटी को जो है उसको चेक करें, उस पर जाएँ, तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और प्रोलॉन्ग लाइफ लॉन्ग चलेगा ये? अ, उसमें कम से कम जो आपकी फ्रंट विंडोज़ है, उनको आप ज़रूर थर्मल ब्रेक विंडोज़ पे जाएँ, और थर्मल ख़ासकर ब्रेक, वो आपके घर का हिस्सा जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, ठीक है। तो उससे कम से कम ये होगा कि आपके घर का जो बिल है, वो 30% कम हो जाएगा, और ये आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो 5 साल के अंदर आपको पे बैक हो जाएगी, और रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो आपको फ्री पड़ेगा वो। बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पता चल गया। अब अगर रोल की बात करें एसआईएफसी की और उड़ान पाकिस्तान की स्पेशली, दोनों जगहों पे आपकी मीटिंग्स भी हुई और आपने बताया भी कि आपने उनको बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए भी हैं या अपना विज़न जो है वो उनसे शेयर किया भी है। ये दोनों स्पेसिफिकली अलग-अलग है, पहले एसआईएफसी की बात करें, तो उनका विज़न मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को आप बताएँ कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कितने अच्छे विज़न के साथ, कितने अच्छे मोटो के साथ आ रहे हैं। एसआईएफसी। अच्छा, मैं क्योंकि जो है एसआईएफसी में भी गया हूँ, और देखें, एसआईएफसी बेसिकली अगर आप देखें और उड़ान पाकिस्तान देखें, तो ये एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं। बेसिकली ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विज़न के नीचे, और हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर सिमरन साहब, साहब, हाँ। उनके वो हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर एसआईएफसी को, और उसी के अंदर एक कमेटी को एहसन इकबाल साहब हेड कर रहे हैं, और उसी में उड़ान पाकिस्तान का ये विजन जो है, जिसमें 100 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इंशाल्लाह 2047 तक पाकिस्तान की देखा होनी रहती चाहिए। है, और इंशाल्लाह। अभी जो नेक्स्ट 5 ईयर्स का उनका एक टारगेट है, वो ये है कि हमने अपनी जीडीपी को 6% के ऊपर जो है वो लेके जाना है। राइट। और इसमें अ, हर एक सेक्टर के अंदर देखें, प्लान तो बना के दे दी है। हुँ। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काम तो है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बनाना हाँ। और गवर्नेंस फ्रेमवर्क देना। हुँ। अब रेस्ट तो काम है सोसाइटी का, क्योंकि देखिए इसमें सारे फैक्टर्स होते हैं। एक पॉलिसी है, उसके बाद उसके अंदर जो है सोसाइटी ने भी अपना रोल प्ले करना है। तो इसमें ऑब्वियसली जब तक हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर ना हो, सिक्योरिटी खासकर ना हाँ, बेहतर ना बिल्कुल हो, ठीक है। तो वो टारगेट अचीव करना ज़रा मुश्किल होता है, और कुछ कुदरती भी होता है। अभी आप देखें कि जिस तरह रिबाउंड ऑफ द एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज़ अ पार्ट ऑफ दैट उड़ान पाकिस्तान। राइट। लेकिन अगर इतना बड़ा एकदम से आप देखें फ्लड आ जाएगा, हुँ। तो उसमें ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चर जो है वो लैंड इफ़ेक्ट वो होती सारी है। डिस्ट्रॉय हो गई, यस। लेकिन फिर भी इंसान को मतलब हिम्मत से काम तो लेना है ना, लेना करना तो जी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एसआईएफसीज़ बेसिकली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एसआईएफसीज़ बेसिकली फॉर जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है और जो माइनिंग और इसके अलावा जो दूसरे बिज़नेसेस हैं मिनरल्स का था, वो उसके लिए उस पर फ़ोकस्ड होके ज़्यादा काम कर रही है। एज़ कम्पेयर टू उड़ान पाकिस्तान वो विदिन द कंट्री जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या पाकिस्तान के विदिन द इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है? वो इस विज़न पर काम कर नहीं, रही आप है। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर रहे हैं हाँ, चीज़ को। प्लीज़ बताइएगा। एसआईएफसी जो है वो तो एक कौंसिल है जो फैसिलिटेट कर रही है फॉरेन इन्वेस्टर को भी और लोकल अच्छा लोकल इन्वेस्टर को को भी भी, कर और रही वो है, वो एक ठीक है, इदारा है। ओके। उड़ान पाकिस्तान जो है वो एक प्लान है। हुँ, वो एक पूरी एक पॉलिसी है, एक पूरा फ्रेमवर्क है, 5 ईज़ फ्रेमवर्क, हुँ, कि उसके ऊपर हर 5 साल के टारगेट रखे गए हैं हुँ, कि अगर
इस टारगेट्स को अचीव कर लिया जाए तो आगे तो पाए हम फेज आगे नेक्स्ट नेक्स्ट है। 5 उसमें हम करेंगे। जिस तरह इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें हमारे मुल्क में रेलवेज़ जो है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, रोड्स बना दी गई हैं। हुँ, अब रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ने बहुत अच्छी तरह अचीव कर लिया हुआ है। यस हाँ। तो इसमें लेकिन रेलवेज़ को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। ख़ासकर आप देखें कि जो वो तो हमारा रेस टाइम पे ही जो जाल बिछे हुए हैं, जो करके तकरीबन वही करते अभी जो प्रेज़ेंटली हमारी जो है ट्रांसपोर्टेशन में जो रेलवेज़ है वो 8% के करीब है हुँ। और इसी तरह से जो पैसेंजर्स मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट 5% है। तो उड़ान पाकिस्तान के तहत उसको 5 को 15% के ऊपर लेके जाना है और ये जो फ्रेट मूवमेंट है इसको 8% से 25% के ऊपर लेके ये जाना है। रेलवे सेक्टर की बात जी, कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक हुकूमत है। उस पे काम कर रही है। आपने देखा होगा कि अभी सऊदी अरब से जो वफ़द आया है उसके अंदर ये और ये बात कि वो 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को हाँ, मैं तो करें। चाहूँगी यहाँ पर भी बुलेट ट्रेन्स चलें, यहाँ पर भी पता चले कि कितनी स्पीडी देखिए आप ट्रैवल कर बुलेट सकते ट्रेन्स जो हैं वो तो पैसेंजर ट्रेन होंगी, लेकिन जो हमें फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर के की लिए। रिक्वायरमेंट है, अगर ब्रॉडर स्केल पे आप देखें, क्योंकि अब जो इस वक़्त प्रेज़ेंट जो सिनेरियो जा रहा है, इसमें मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखें जो अगर आप इंटरनेशनली एक इस चीज़ को देखें कि अमेरिका ने सख्त पाबंदी लगा दी है रेयर अर्थ मिनरल की एक्सपोर्ट पे टू चाइना। हुँ, तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड के पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स अवेलेबल हैं। ये तो ऑब्वियसली चाइना वुड बी लुकिंग के उन्हें कोई इस तरह की जो है फैसिलिटेशन हो मिल जाए। जाए, हाँ, बिल्कुल है। इसी तरीके से आप देखें कि गोल्ड, कॉपर ये बहुत ज़्यादा इस वक़्त मतलब इसकी माइनिंग के ऊपर ज़रूरत थी और अभी आपने देखा है कि इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस भी हुई इस्लामाबाद में और फिर अमेरिकन कंपनीज़ आके $500 मिलियन डॉलर्स की उसमें इन्वेस्टमेंट भी की एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि अब पाकिस्तानी कंपनीज़ भी कराची की एक कंपनी ने भी जो है वो माइनिंग के अंदर गोल्ड माइनिंग में अच्छा, अपना इंटरेस्ट शो किया है। वेरी नाइस। तो अब जब ये माइनिंग की हम बात कर रहे हैं इट्स हुँ, अ पार्ट ऑफ उड़ान पाकिस्तान, हुँ, तो उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं क्योंकि अभी मैंने दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है उससे पहली रिपोर्ट शेयर की और उनको मैंने बताया कि मैं हुकूमत को भी मैंने ये बताया क्योंकि मुझे जो उन्होंने कहा कि आप पहले ये बताएं कि ये जो आप रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं ये जो माइन है इसका परमिट किसके पास है हाँ, और इसकी क्वांटिटी कितनी है। हाँ, वो तो बाय तो द इस बुक तरह करेंगे ना, हाँ, वो सारी चीज़ें इस तरह तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि ये कोई प्राइवेट आदमी तो ये चीज़ नहीं कर सकता। नहीं कर तो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एफडब्ल्यू बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रोएक्टिवली काम कर रहा है हुँ, और बहुत ज़्यादा जो है फैसिलिटेट कर रहा है इसके अंदर के किस तरह से माइनिंग को हम बेहतर तरीके बेहतर से तरीके से कर और सकते प्रमोट कर सकें। तो ये एक आप देखें जिस वक़्त माइनिंग होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो एंड स्पेशली उस एरिया के जो लोग होंगे, जिनको रोज़गार मिलेगा, वो बड़ा बेसिक लेवल पर ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है बट यही बात है कि इसको अल्लाह करे कि हम अपने जो गोल्स हमने 5 साल के सेट किए हैं, वो विद द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम उनको अचीव कर भी लें। थैंक यू सो मच सर। लास्टली मैं चाहूँगी कि हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, एनी मैसेज फॉर देम एंटरप्रेन्योर्स हैं या इसके अलावा जो और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या गवर्नमेंट है स्पेशली मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड ही तो ये सारे आप लोग हैं जो बता रहे हैं कि भाई आगे गवर्नमेंट का विजन क्या है। देखिए इस एनी वक़्त सजेशन? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो इतनी बड़ी कामयाबी दी है कि जिसके अंदर हमने अपने दुश्मन को वॉर फ्रंट के ऊपर शिकस्त दी है। यस। तो अब इसी तरह से हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर भी अपने आप को मनवाना है दुनिया के अंदर और उसमें हर एक चाहे वो एसएमईज़ हों या कोई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, तो जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपनी 200% इनपुट देनी चाहिए इसके अंदर। और प्रॉब्लम्स तो हर जगह होते हैं। प्रॉब्लम्स क्या बाहर वेस्ट के इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं होंगे। आपने अपने विद इन कैपेसिटी एक्स्ट्रा परफॉर्म करना है। आपने इतनी प्यारी बात बोली कि अभी हमने इंडिया को जो शिकस्त दी है, डेफ़िनेटली हम उनकी मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं। अमेरिका ने कितना टैरिफ उस पे लगा दिया है इंडिया पे, इंडियन प्रोडक्ट्स पे, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे। तो हम ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम उस मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं। जी, एग्ज़ैक्टली आप देखें किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो एक्सपेंस किया जाता है वो मार्केटिंग पे किया जाता है कि ताकि वो एक ब्रांड बन जाए। हुँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमारी इस कामयाबी से जो पाक अफ़वाज ने और हमारी एयर फ़ोर्स ने हासिल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम तो इस वक़्त एक ब्रांड बन गई हुई है। और इसमें आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी अरब ने प्रोटोकॉल दिया, जिस तरह से अमेरिका के सदर ने प्रोटोकॉल दिया। और क्योंकि हम लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं और हमें पता है कि जब हम लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे पहले उतरते थे तो वो किस तरह से अब ट्रीट करते रिस्पेक्ट थे। कर रही है, और अभी वैसे ही जब है। अब आप उस कम्युनिटी में घूमते हैं और मिलते हैं इवन तब सऊदी पे अरब में वो तो अब कहते हैं पाकिस्तान, सऊदी भाई-भाई, मलेशिया में उनका क्या इस्तकबाल हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को बुला के रेड कारपेट इस्तकबाल देंगे, आई थिंक ये मैसिव ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट है इस गवर्नमेंट की। देखें, मैं ये मैसेज ज़रूर दूँगा कि देखें कि एक्सपीरियंस हैज़ गॉट नो सब्स्टिट्यूट। तो हम बहुत लकी हैं कि इस वक़्त जो हमें एक लीडरशिप मिली है, उसके पास बेपनाह तजर्बा है। और उन्हें गवर्नेंस का और मैनेजमेंट का आइडिया और शहबाज साहब का तो जिस तरह शहबाज इस स्पीड बात मशहूर है। पंजाब में। और क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं और हमने मैं जो नई जनरेशन है उसको ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी क्योंकि एक मेमोरी है लाहौर के साथ। हमने वो देखा है कि जब यहाँ पे ट्रैफिक जैम होती थी, रोड्स हर साल बनती थी और कोई यहाँ पे इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेबलाइज़ करने का कोई प्लान ही नहीं था। प्लान ही नहीं था यार। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने आके सबसे पहले ये चीज़ इंट्रोड्यूस की, इदारे बने, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप देख लें। इसी तरीके से आप देख लें कि कॉर्पोरेशन में मुझे याद है कि सड़कें ठेके पे दे दी अब जाती ये थी देखिए और रिंग लोग रोड क्या का जो पूरा जाल, मोटरवेज़ का जो पूरा जाल। देखिए ये मोटरवे से बहुत खूबसूरत आपने बात की कि हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है कि हर किसी के इनिशिएटिव के ऊपर हमने सिर्फ तनकीद ही करनी है। मुझे याद है कि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और देखते थे कि जी अपना मोटरवे के ऊपर एतराज़ हो रहा है जी इस तरह, लेकिन आप देखें कि मोटरवे से आने से सिर्फ सड़क नहीं बनी। आप ये देखें कि हमारी जो लीडरशिप है उस विज़न को लेकर आ गई कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाता है जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। यस, हाँ। उससे आपके मुल्क में एक गेम चेंजर हो गया कि अब वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि अगर किसी ने सड़क बनानी है तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड। अब चाहे वो एफडब्ल्यूओ बनाए, चाहे हबीब रफ़ीक बनाए या कोई भी बनाए, बी हाँ, ये सबको पता है कि स्टैंडर्ड यही है। अगर इस स्टैंडर्ड से हम कम बनाएँगे तो वो चीज़ बहुत जल्दी हाइलाइट हो जाएगी। खत्म और खत्म हो जाएगी। इसमें आप देखें कि ये जो रोड्स बनाने का एक इसी तरीके से जब भी कोई हमारी लीडरशिप एक डिसीजन मेकिंग करती है तो उससे उस वक़्त उसके ऊपर आप एतराज़ नहीं करें, इंतज़ार करें कि तो उसका पहले रिज़ल्ट क्या डिलीवर तो आएगा। कर अभी एग्ज़ैक्टली। आप देखेंगे जी अब लोन्स की बात होती है। हुँ, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए इकोनॉमी का असूल ही है कि आपको फंडिंग चाहिए उसके लिए। हुँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैठे ही इसलिए हुए हैं ना कि उन्होंने फंडिंग करनी है। और वर्ल्ड बैंक का या कोई भी और भी इदारा है, हुँ। उनका ये एक किस्म का एक पार्ट ऑफ देयर बिज़नेस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने से हाँ, उन्होंने वो फंडिंग करनी रेडी होती है। करनी है, हाँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर 10 साल 20 साल पहले आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आज उसकी कॉस्ट जो है वो तो उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हो ज़्यादा जाती है। है, तो एग्ज़ैक्ट अगर वो आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया लोन लेके और अगर फ़र्ज़ करें कि सपोज़िंगली उस वक़्त आपको लगा कि शायद ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव बना है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि ये अब इट वाज़ अ राइट अपनी कॉस्ट डिसीजन। से बहुत ज़्यादा है। बहुत हाँ, ठीक है। लेकिन अगर आप रेड फाइलिज़्म के अंदर या इस खौफ से कि आप कुछ बनाए ना, हुँ, वो कहते हैं कि डिलेड डिसीजन इज़ नो डिसीजन। नो तो डिसीजन। आपने एक डिसीजन ले लिया और उसके बाद उसका रिज़ल्ट कभी 100% आएगा, कभी 70% आएगा, राइट, लेकिन वो रिज़ल्ट आएगा। आएगा। लेकिन अगर आप इस खौफ से कि कुछ क्या करें होगा, आप हाँ, कुछ करें ना, तो फिर तो एग्ज़ैक्टली। हमारी कौम नहीं तरक्की कर कहीं तरक्की सकेगी। कर सकती है। बहुत खूबसूरत एंड थैंक यू सो मच सर फॉर मतलब कमिंग हियर और टाइम मैनेज करने के लिए। मकसद भी यही था कि जो रियल जो वॉइस है इंडस्ट्रियलिस्ट की, बिज़नेसमैन की, उनकी बात सुनी जाए और उनसे कुछ गपशप की जाए, पता चल सके कि भई उनका क्या विज़न है और आगे इन फ्यूचर बिज़नेस में क्या चेंजेज़ आने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।